अमृत बिसारिया की धूप का बादल पुस्तक का हुआ विमोचन। मुख्य अतिथि उप लोकायुक्त दिनेश सिंह ने दीप प्रज्वलित करके आयोजन का शुभारंभ किया। लखनऊ। दुबई की प्रख्यात साहित्यकार लेखिका अमृत बिसारिया की पुस्तक धूप का बादल का हिंदी संस्थान में उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह की मौजूदगी में विमोचन हुआ। जब मन भटके तो किताबों से दोस्ती कर लो, जब दिल बेचैन हो तो किताबों से दोस्ती कर लो, जीवन अंधकारमय हो तो किताबों से दोस्ती कर लो। किताब वो चीज है जो अंधेरों को दूर करती है। ये बात दिल की गहराई से महसूस कर लो। हिंदी संस्थान में मुंशी प्रेमचंद सभागार में ज्ञान की वर्षा हो रही थी। मौका था प्रख्यात साहित्यकार दुबई में रहने वाली अमृत बिसारिया की लिखी किताब धूप का बादल के विमोचन का, जहां कई वरिष्ठ साहित्यकार, समाजसेवी व राजनैतिक गलियारे के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का जमावड़ा रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि मशहूर साहित्यकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल वहीद द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके उपरांत अति विशिष्ट अतिथि एमएलसी व एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान व उपरोक्त मेहमानों द्वारा अमृत बिसारिया की लिखी पुस्तक धूप का बादल का विमोचन किया गया। पुस्तक में लिखी बातों पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी ने कहा कि यकीनन इस किताब में लिखी बातें समाज को एक रोशनी देंगी। साथ ही लेखिका अमृत बिसारिया को मुबारकबाद देते हुए ये भी कहा कि दुबई में रहते हुए भी इन्होंने हिंदुस्तान के कई मामलों के साथ लखनऊ की नज़ाकत का भी जिक्र किया है। अति विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य से सभागार में मौजूद लोगों में एक ऊर्जा को भर दिया। बेहतरीन अंदाज में किताब के महत्व को समझाते हुए कई सामाजिक मुद्दों पर बात कही, जिसको सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। डॉक्टर उमंग खन्ना ने अपने अभिभाषण में कहा कि आज के माहौल को देखते हुए आज का आदमी कालरा टीबी से नहीं मर रहा है, वो टेंशन और बेवजह की उलझनों से मर रहा है। ऐसे में किताब मन को सुकून देने और सही रास्ता दिखाने का बेहतरीन माध्यम होती हैं। इनसे लोगों को जरूर वास्ता रखना चाहिए। मशहूर एंकर एंड वक्ता आसिम काकोरवी के बेहतरीन मंच संचालन में कार्यक्रम में उपस्थित कई मशहूर कवि कवित्रियों व शायरा ने खूबसूरत अंदाज में किताबों की अहमियत के बारे में बताया और अमृत बिसारिया की लिखी किताब की भूरी भूरी प्रशंसा की। किताबों में गहन रुचि रखने और ज्ञान बांटने के लिए प्रख्यात 20,000 बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने में प्रयासरत एसआर ग्लोबल के चेयरमैन पवन सिंह चौहान ने अपनी उपस्थिति से तथा लेखिका अमृत बिसारिया को एक बेहद खूबसूरत स्मृति चिन्ह भेंट करके साथ ही सभागार में उपस्थित सभी लोगों को तोहफे की शक्ल में बैग वितरित करके प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया। इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में उपलोकायुक्त दिनेश सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, डॉक्टर रीमा सिन्हा, अजीज सिद्दीकी, अब्दुल वहीद, जुबैर अहमद, आरएसएस टाइम्स से सैयद गुलाम हुसैन, डॉ विभा प्रकाश, डॉ मीरा कनौजिया, श्री मिश्रा, डॉ उमेश प्रकाश, सीमा श्रीवास्तव और तथा विशिष्ट अतिथि मुकुल महान, अनवर आलम, मुश्ताक बेग, रुबीना अयाज, अख्तर अंसारी, एन आलम, नौशाद बिलगिरामी, आरिफ मुकीम, मोहम्मद इकराम, जमील मलिक, आलोक राजा व अदीबा खान तथा गिन्नी सहगल समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभा के अंत में साहित्यकार अमृत बिसारिया ने अपनी लिखी एक कविता सुनाई और कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। अब्दुल भाई साहब आज के समारोह में और समारोह जिनके लिए आयोजित है उसमें अजीज सिद्दीकी साहब, मुकुल महान जी और धूप का बादल की लेखिका अमृत बिसारिया जी और विशेष तौर पर आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यहाँ पे दिनेश सिंह जी
जो उप लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश में, वो आज यहाँ आए हैं। आपके आने से आज के समारोह में जो गौरव बढ़ा है, आपने आके जिस कदर हमको गौरवान्वित किया है, हम उसके बहुत आभारी हैं। आपकी उपस्थिति ने इस समारोह में वो जो ऊंचाइयां बख्शी हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ। आप आए, एक शेर में पढ़ रहा हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, और फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। ये लखनऊ है। लखनऊ में लोग सब इत्मीनान से चलते हैं। मैंने देखा है कि कभी कभी जब हम लोग समय पे पहुंच जाते हैं तो थोड़ा अजब सा फील होता है, लेकिन जिस वक्त वहां से उठने लगते हैं तो लखनऊ की गहमा गहमी, लखनऊ का साहित्य, लखनऊ के साहित्यकार, अदीब और शायर, पत्रकार जब वो जमा होते हैं तो उनके जमवाड़े से उठने का दिल नहीं करता है। हमने बहुत सारे कार्यक्रम लखनऊ में इस तरह के देखे हैं। बहुत इत्मीनान लखनऊ में है, इसलिए लखनऊ के जो कार्यक्रम है वो अलग अपनी अनूठी शान रखते हैं। या उमेश जी बैठे हैं, रीमा जी बैठी हैं, या बड़े साहित्यकार बैठे हैं। इनकी एक की भी उपस्थिति जो है दिनेश जी, वो अपने आप में बहुत ही गरिमामय मानी जाती है। और विशेष तौर पर अमृत निसारिया जी, जो तो हमारे लखनऊ की, हमारे भारत की शान है, लेकिन विदेशों में उन्होंने जिस तरह का डंका बजाया है, जिस तरह का साहित्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, शायरी है, कहानियां हैं, अफसाने हैं, यानी जितनी विधाएं हमारे साहित्य की हो सकती हैं वो सब इन्होंने इनकी साहित्य में समाहित है। मुझे देख के खुशी होती है कि इनका जैसा साहित्यकार और क्यों ना हो। जब ये राजनीतिक शास्त्र में पारंगत, ये इतिहास में पारंगत है, तो इनका जब साहित्य में देखता हूँ, मैं पहले भी इनसे मिला, और जब मुझे देखने को मौका मिलता है तो मुझे वो तमाम समाज के मूलभूत, वो तमाम ज्वलंत मुद्दे इनके साहित्य में मुझे देखने को, इनकी कविता में मुझे देखने को मिलते हैं। इस किताब जो आपके द्वारा लोकार्पित हुई है, इस किताब को जब आप देखेंगे तो समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है तो अमृत निसारिया जी ने छुआ ना हो। इसलिए बहुत ही दिल की गहराइयों से हम उनको बधाई देते हैं। उन्होंने न सिर्फ साहित्य का, न सिर्फ लखनऊ का, बल्कि हमारे भारत का नाम रोशन किया है, और विदेशों में किया है, दुबई भी किया है। इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आज एक और विशेष दिन है कि हमारे जो बहुत ही अब्दुल अजीज, जिनके साथ मैंने 40-45 साल गुजारे हैं, यानी अजीज सिद्दीकी साहब, जो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, वरिष्ठ फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, उनका सानिध्य मेरा बहुत पुराना है। मैंने पूरी उनकी पत्रकारिता देखी है। इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे शेर याद आता है कि मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, और साली नहीं है इनका कोई, ये लाजवाब है। बेहतरीन शख्सियत, आज इनका जन्मदिन है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ इनके जन्मदिन पर। और लखनऊ वाले, मैंने देखा है इनका बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग जन्मदिन मनाते हैं। अभी थोड़ी देर में ऐसा होगा कि हाल भरा होगा और सब चाह रहे होंगे कि इनको फूल पेश करें, इन्हें अपनी दुआएं पेश करें, इनके सानिध्य अपना प्राप्त करें, इनके साथ फोटो खिंचवाकर अपने फेसबुक, अपने स्टेटस पे लगाएं। ऐसी हल्की हल्की शख्सियत कम देखने को मिलती है। एक बार फिर आपका आभारी हूँ, मुझे आपको बोलने का मौका। कार्यक्रम वस्तुतः प्रारंभ हो चुका है। आप समझ लीजिए, जब आमंत्रित रचनाकार बोलने को कहे जाए समझ लो कार्यक्रम शुरू हो गया है। एक बार आप लोग जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए बजाइए, और दूसरी जोरदार तालियां आदरणीय अमृत निसारिया जी के लिए बजनी इसलिए चाहिए क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा। जिंदगी क्या है, मैं अभी पुस्तक पर आऊंगा कि खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा। जैसे कोई हम गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो मुखड़ा होता है, फिर अंतरे होते हैं और कविता पूरी होती है। तो मुखड़े हम सब हैं, और अंतरे हमारे कार्य, हमारे कर्म। तब कहता हूँ
कि खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा, अंत में भगवान का ही आसरा रह जाएगा, और ये हमारा वो तुम्हारा, इसके पीछे क्या भागे, इस धरा का इस धरा पर सब भरा रह जाएगा। तो अंततः क्या है, अब इस धरा का इस धरा पर सब भरा तो रह जाएगा, ये तो हो गया एक अलंकारिक रूप में हमने कह दिया, लेकिन अगर इसके अंतर में आप जाइए तो इस धरा पर क्या धरा रह जाएगा। धरा कभी नष्ट नहीं होती, लाखों वर्ष से सृष्टि चल रही, सब आते जाते हैं, लेकिन ये जो पुस्तकें होती हैं, ये जो विचार होते हैं, ये धरी रह जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं, और पुस्तकों को लोग पढ़ते हैं, पश्चिमों पर लोग चलते हैं, विचारों से सत्ताएं बनती हैं, बदलती हैं, संस्कृति और संस्कार चलते बढ़ते हैं। तो ये चीजें जो रह जाती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि संसार आने जाने का नाम है, लेकिन हम संसार को देकर के क्या जाते हैं। तो जैसे पुस्तक है आपकी आदरणीय अमृत बिसारिया जी की, क्योंकि इनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना विशाल है, मैंने पुस्तक देखी, पीछे लाइफ में देखी इनकी वो, तो आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप NCCC सर्टिफिकेट जीती हैं, जो कि हमने भी जीता है, लेकिन हमने जुगाड़ से जीता। आपने मेहनत करके जीता। तो ये सारे अंतर होते हैं। आप कहाँ पर कैसे पहुंचे हैं, ये व्यक्तिगत आपके वो है, निष्ठा की बात है कि आप आपके समय में निश्चित रूप से C सर्टिफिकेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और B सर्टिफिकेट पर तक तो सब पहुंच जाते हैं, 10-12 कैंप किए, B सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन C सर्टिफिकेट के लिए कितने कैंप किए, कितने अच्छी निशानेबाजी है, कितनी अच्छी आपकी उपलब्धियां रही है उस क्षेत्र में, ये मायने रखती हैं। इसके अलावा आपने स्पोर्ट्स में भी कितने सारे वो आयाम निर्धारित किए हैं, कितने मेडल पाए, कितने पुरस्कार पाए, पुरस्कार ही नहीं मिलते। तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत अनुकरणीय है। शिक्षा जिस समय आपने शिक्षा प्रारंभ की होगी, उस समय शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल रहा होगा। एक वो दौर था उस समय जब खास करके महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत तो बहुत ही कम था, और उस समय में शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती थी जब आपके विरासत में शिक्षा चली आ रही हो, और घर वाले जो हैं उसी माइंड सेट से बन चुके हों कि शिक्षा से ही प्रगति संभव। तो क्योंकि आप ऐसी विरासत से ताल्लुक रखती हैं कि शिक्षा आपने जो है उस समय से लेकर के आज तक शायद ही कोई व्यक्ति उतना शिक्षित हो पाए। मैं तो खास करके मैं देखता हूँ, मैंने हाई स्कूल पर डिवीजन पास कर दिया था, इतना खुश हुआ कि इंटर में सेकेंड ही रह गया। तो उसी को कैसे पछाड़ना है और उसके बाद उसको आगे प्रगति से कैसे जोड़कर रखना है, यह कोई आदरणीय जी से आदरणीय रीमा सिन्हा जी ने हमें यहाँ पर बड़े विश्वास के साथ आमंत्रित किया है। जब माइक पर बोलने आओ तो लगता है हमें कुछ नहीं आता, जब माइक के इतर बैठो तो लगता है बहुत कुछ आता है। तो यह होती है, व्यक्तिगत बात होती है, व्यक्ति पर डिपेंड करता है। धूप का बादल, यह पुस्तक है आपकी। धूप का बादल, पहली चीज शीर्षक जो है, जो सामान्य जन है आदरणीय अमृत बिसारिया जी, सामान्य जन अगर साहित्यिक नहीं होगा तो इसके कई अर्थ लगाएगा। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा शीर्षक हो जिसके कई अर्थ लगाए जाएं और उस उत्सुकता में पुस्तक पढ़ी जाए। धूप का बादल, जिसे हमारा प्रेम, ऐसे धूप का बादल, धूप का स्वामित्व हो बादल पर, धूप का बादल। तो धूप और बादल दो विरोधाभासी, दो विपरीत चीजें हैं। धूप को आप किसी भी उपमा में ले सकते हैं, उपमेय में ले सकते हैं, उपमान में ले सकते हैं। बादल में धूप नहीं होती, बादल छांव देता है। तो धूप का बादल ये भी हो सकता है कि धूप के अंदर जो छांव भी है, तो गमों के बीच में जो खुशियों के पल, चलते चलते रुक करके जो सुस्ताने के पल, वो भी धूप के बादल हो सकते। तो ये शीर्षक तो बहुत ही बहुमुखी शीर्षक, बहुआयामी शीर्षक, और इस शीर्षक के लिए एक बार बहुत अच्छी तालियां होती है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना मुहावरेदार शीर्षक देखा है, वरना क्या हम तो हास्यरंग के आदमी हैं,
हम तो लिख देते हैं शोरूम में जूता, और जो देख करके समझ जाते हैं वो नेताओं नेताओं का युद्ध होगा। लेकिन वो क्या है कि वो तो सीधे सीधे कह दिया, सपाट बयानी होगी। लेकिन ये जो पुस्तक है धूप में बादल, ये जो काव्य की परंपरा है, काव्य लेखन की परंपरा है, उसको उसकी प्रतिध्वनि आती है। इसी तक से सफलता का पहला आयाम सिद्ध होते हुए आगे चलती है कविता। मैंने जो पीडीएफ रीमा जी ने भेजी थी, मैंने पूरी रात में पढ़ी। मैंने पूरी पढ़ी क्योंकि जब आप कहीं आमंत्रित किए जाते हैं कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी तो दांव पर लगी रहती है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पुरानी पीढ़ी के साहित्यिक पुरोधा ने अपनी दृष्टि से आज की इस समाज को, आज के साहित्य को, आज के संबंधों को, आज की संवेदना को, आज की वेदना को कैसे देखा है, किस दृष्टि से देखा है, कैसे आत्मसात किया। पहली कविता मैंने देखी कि गणेश वंदना से प्रारंभ होती है। वक्ता ज्यादातर पुस्तकें सरस्वती वंदना से प्रारंभ होती है, लेकिन गणेश वंदना से प्रारंभ, और गणेश वंदना इतनी शाश्वत, इतनी बढ़िया है। प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, उनको उनको उनसे प्रारंभ हुई ये कविता और माता पिता को समर्पित है। क्योंकि माता पिता को समर्पण इसलिए जरूरी है कि उनसे ही हमें वसुधा पर आने का गौरव मिला है, अस्तित्व मिला है। तो पूरी किताब का अगर हम निचोड़ देखें, एक सारांश देखें, तो भाईचारा, प्रेम, संवेदना, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और निष्ठा, और एक अच्छे सामाजिक मूल्यों की प्रतिस्थापना या चाहत पर आधारित कविताएं। कुछ कविताएं चाहत पर होती है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो, कुछ होता है उसको देख करके लिखी जाती है कि ऐसा है। अब कुछ कविताएं होती हैं जो सुधियों की कविताएं होती हैं, जैसे आपकी कविता है प्रेम सगाई। पहली कविता है प्रेम सगाई, तो मतलब प्रेम क्या है उसमें सिद्ध किया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है। प्रेम अगर नहीं है, और खास करके कवि का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि प्रेम से ही समाज को जोड़ना। मैं 4 पंक्तियां मैडम आपको समर्पित करता हूँ अपनी आपकी इसी कविता के संदर्भ। कोई दोहा बनाता है, कोई चौपाई लिखता है, कोई गीतों में रमता है, कोई रुबाई लिखता है। कलमकारों की ये दुनिया है जिनका काम है इतना, खिलन यदि प्रेम की टूटे तो ये तुरपाई लिखता है। तो ये पूरी पुस्तक जो है प्रेम के सिलन की तुरपाई है, और आशा भी है कि प्रेम टूटने न पाए। ये भी एक आशा की गीत है। अच्छा, दूसरा इस पुस्तक का दूसरा जो मजबूत पक्ष है कि जो नई पीढ़ी 15 वर्ष से ऊपर की, या थोड़ा सा और पहले रख लीजिए 12 वर्ष से ऊपर की लेकर के और आगे तक की पीढ़ी, उसका ज्ञानवर्धन हर कविता से कहीं न कहीं ज्ञानवर्धन होगा, चाहे भाषा के माध्यम से हो, चाहे संवेदना के माध्यम से हो, चाहे उसका सामान्य ज्ञान के माध्यम से हो। आप नर्मदा कविता पढ़ेंगी, आपकी पढ़ी जाएगी तो नर्मदा के बारे में पता चलेगा कि नर्मदा के माता पिता कौन थे, नर्मदा मध्य प्रदेश में है, कहाँ से कैसे, मतलब उसकी विशेषताएं। तो ऐसे कई तमाम सारे कविताओं में हम कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि कोई चाहे काव्य साहित्य हो या गद्य साहित्य हो या अकादमिक साहित्य हो, अगर उससे ज्ञान अगर नहीं जा रहा, वो उससे निकले हुए अर्थ आपके दूर तक नहीं जा रहे हैं, वो किताब वहीं वो कृति वहीं या उसके लिखा हुआ वहीं तो वहीं रह जाता है, तो फिर वो अर्थहीन हो जाता है। ये किताब इस मामले में बहुत ज्यादा सफल कही जाएगी कि इसमें ज्ञानवर्धन तो सभी का है। हमें खुद पूरी किताब हमने पढ़ी तो उसमें बहुत कई सारी नई चीजें मैडम हमें पता चली हैं, और क्योंकि आपने दुनिया बहुत ज्यादा देखी है, कई सारे देश आपने देखे हैं, और बाद में फिर दुबई रहने लगी है, दुबई में तो आपने मिक्स कल्चर भी देखी है, और मिक्स कल्चर की अलग एक सभ्यता होती है, संस्कृति, एक सिविलाइजेशन होती है, तो वो देखा है। तो निश्चित रूप से इस किताब में सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज है कि
एक कविता आती है कि शब्दों को जब अर्थ मिले, शब्द तो निष्प्राण होता है। हमने कह दिया आइए, अब खाली आइए पर अगर अमल ना हो तो आइए बेकार है। चाहे आइए कह दो, चाहे जाइए कह दो, अगर उस पर अमल ना हो, उसका भावपक्ष प्रबल ना हो, उसका भाव संप्रेषण ना हो, तो कोई भी शब्द में प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो वो शब्द अपने आप में सफल नहीं है। तो आपका कहना है कि कविता दृष्टि को मजबूती देती है और दृष्टि को दूरदृष्टि में परिवर्तित कर देती है। कविता लिखने की एक दृष्टि होती है। कविता लिखने का, अब जैसे शेक्सपियर ने कहा कि व्हाट इज पोएट्री, अ जर्नी फ्रॉम एलोन टू एलोन, अंतर्मन की यात्रा, शेक्सपियर ने कहा कविता के बारे में। ऐसे कविता क्या है कि अपने कविता बनती कैसे बहुत आसान नहीं है कविता बनना, और ये किताब जो सामने आ गई है इसके पीछे कितनी तपस्या होगी मैं समझ सकता हूँ। कविता कैसे बनती है? संवेदना के सिंधु में कोई बह गया होगा, वेदना के गीत सारे कह गया होगा। संवेदना के सिंधु में जब बह गया होगा, वेदना के गीत सारे कह गया होगा, या प्रफुल्लित मन कभी नभ में उड़ा होगा, गीत तब श्रृंगार बन जैसे जुड़ा होगा, और या विसंगति कोई मन को भेजती होगी, व्यंग की कविता किसी ने तब लिखी होगी, और देश की खातिर कभी जब सर कटे होंगे, ओज के तब गीत मोर्चे पर डटे होंगे। एक अंतर्मन की यात्रा करनी होती है। आप घर में अकेले बैठे हैं, आपका उस विशिष्ट समय, जिस समय आप अकेले बैठे हैं, आप किन ख्यालों में बैठे हैं, किन विचारों में बैठे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो आपको कितना उत्तेजित करता है, उसी हिसाब से आपकी दृष्टि बनती है, और दृष्टि शब्द लाते हैं ढूंढ करके, शब्द में फिर आपके विचार भाव भरते हैं, और जब भाव भर जाते हैं शब्द में और कागज पर उतर आते हैं तो वो एक कविता बन जाती है। जब वो कविता बन जाती है तो धूप का बादल हो जाता है। वही धूप का बादल आपके सामने आदरणीय अमृत विसारिया जी की है। मैं सफलता की कामना करता हूँ। अच्छा, बहुत सारी और कविताएं मैंने पढ़ी हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसमें। जैसे कविता का शीर्षक है प्यार में। देखिए, प्यार में एक शीर्षक है। अब इस शीर्षक को जब आप सोचेंगे तो आपके कितने तमाम सारे भाव दिमाग में, इस तरह के प्यार में, प्यार भी तमाम तरह का होता है। तो जब इस कविता के अंदर जाएंगे तो प्यार की वो अनुभूति होगी जो हमारे संस्कारों में, इस समय के संस्कारों में तो कम होती जा रही है, लेकिन प्यार का प्रारंभ और प्रारब्ध क्या होता है ये इस कविता से पता चलेगा। इसमें शिव और सती जी के प्यार का वर्णन है, और वो जो प्यार है वो प्यार कोई यूं ही नहीं है। या हम तो ये भी कहते हैं कि आज का भी जो प्रेम होता है, जो हम लोग प्रेम और प्यार के चक्कर में फंसते हैं, उसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि का अंतर है, आपकी सोच का अंतर है। ईश्वर ने अगर हमें बनाया है, जिसने हमें यहाँ पर भेजा है, तो उसने हमारे अंदर जो भी तत्व दिए हैं, हम अंततः सोचेंगे तो उसी दायरे में। तो ईश्वर के दिए हुए ही दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगा करके अगर हम प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ईश्वर के उन आदेशों का भी पालन करते हैं जिस हिसाब से उसने हमें बनाया है। लेकिन जब हम समय के साथ चलते हैं, संस्कारों के साथ चलते हैं, और तमाम सारी संस्कृतियां जब आकर के मिलती हैं, तो हमारा मन जब विचलित होता है तो प्रेम और प्यार के बीच में भी एक अंतर हो जाता है। प्रेम इससे पर्यायवाची क्यों बनाने पड़े? पर्यायवाची इसीलिए बनाने पड़े क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं रहा, एक तरह का नहीं रहा। शिव और सती का जो प्रेम था, जिस तरह का उसमें बलिदान था, जिस तरह की कुर्बानी थी, जिस तरह का आक्रोश था, जिस तरह की स्थितियां थी, वो उन स्थितियों में प्रेम उस तरह का था। वैसी स्थितियां कदाचित आज भी उत्पन्न होती हैं। तो प्रेम में अडिग रहने के लिए कविता बहुत प्रेरणा देती है कि शिव और सती की तरह मन से अडिग रहो। दिगाने वाली बहुत चीजें आती हैं, लेकिन मन का अडिग रहना बहुत जरूरी है। और चलते चलते ये भी कहना चाहूंगा कि आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है, और जिंदगी की इस कहानी से निकल जाना भी है। आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है, और जिंदगी की इस कहानी से निकल जाना भी है।
और कौन कैसे जा चुका है ये अहम मुद्दा नहीं, कौन कैसे जी रहा है ये नजर आ रहा है। जिंदगी चलने का नाम होता है, और ये जो धूप के साथ बादल चल रहा है ये हमेशा चलता रहे। और मेरी ये अंदर से जो है मेरी चाहत है कि बहुत तमाम सारी आपकी किताबें इसी तरह आए, क्योंकि किताबें जो है ये मत सोचिए कि किताबों के पढ़ने वाले कम हो गए, किताबों के कविता के श्रोता कम हो गए। इन चीजों से लेखक का और कवि का मतलब नहीं होना चाहिए। ये उस पक्ष का दायित्व है जिसके लिए हम लिख रहे हैं। अगर वो पक्ष अपने पक्ष में अपने स्तर पर अगर अधिक नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि मन की बातें किताब पर जब आती हैं तो इतिहास के पृष्ठों पर छप जाती हैं, और जितनी लिखी हुई पुस्तकें हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। हम रहे न रहे, लेकिन हमारी पुस्तकें वक्त की गवाही देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनकी रचनाएं सभी को प्रेरित करती हैं, और मैंने तो उनको बाकायदा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में देख लिया है, और शब्द ऐसे जो ऊर्जा भरते हैं। तो मैं चंद पंक्तियां इनको समर्पित करना चाहती हूँ, और कोशिश करूंगी कि कुछ मैम के जो पद चिन्ह पर मैं भी चलूं, और आगे जैसे कि इन्होंने हम सबको एक नई वो राह दी है मार्गदर्शन करने की, हम लोग उनको फॉलो करके आगे अपने जीवन में ऐसे ही, क्योंकि आज भी इस उम्र में जो मुस्कुराता चेहरा मुस्कुराते बात को देखते हैं तो एक चेहरे मुखारबिंद मुखमंडल ही एक ऊर्जा भर देती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि विचार जिनके हैं ऊर्जा भरते, विचार जिनके हैं ऊर्जा भरते, नकारात्मकता को सकारात्मक करते। हर शब्दों का हृदय में इनका मनन है, हर शब्दों का हृदय में इनका मनन है। ऐसी शख्सियत को बार बार नमन है, ऐसी शख्सियत को बार बार नमन है। तो मैम आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और मैम मैं तो चाहती थी कि बैठूं, लेकिन कुछ ऐसी है विवशता हमारी कि हम और आपने मुझे इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया, मैं बहुत खुशी मैम। तो बस सभी से मैं कहूँगी कृपया इन्हीं के विचारों को फॉलो करके आगे बढ़े। और अभी मैं बोलूँ, आज प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज सिद्दीकी साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर कंट्री ऑफ इंडिया की ब्यूरो चीफ लखनऊ की आइए हम रीमा सिन्हा जी से पूछा जाए। रीमा सिन्हा जी, आज जो है कंट्री ऑफ इंडिया संस्थापक जो चैनल के हैं आपके, उनका जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। वो कंट्री ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक तो हैं ही, साथ साथ प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पे बहुत ही सारे पुनीत कार्य किए हैं। मैंने देखा कि वो सुबह से या तो कहीं फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो कभी प्लांटेशन कर रहे थे, जो बहुत अच्छा कार्य है। और मैं उनके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्हें यौम पैदाइश की, उन्हें अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको जो है दीर्घायु करे, उम्र दराज करे, और इसी तरह जो है सभी पत्रकारों को सजोए रहें। और साथ ही साथ मैं आज जो पुस्तक का अवलोकन हो रहा है, मैं लेखिका को इस पुस्तक के अवलोकन के लिए भी उनको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।